हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू के माध्यम से। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को जाना, साथ ही साथ उसके अजम्पशंस, एक्सेप्शंस और पिछले वीडियो में हमने उसके क्रिटिसिज्म्स को भी जाना। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली ये लॉ काम किसके आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लॉ एंड टू whom इज दिस लॉ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ये लॉ हमें और क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें समझाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेंगे, आप वहां से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। आप हमारा सुपरस्टार बैच ज्वाइन कर सकते हैं, यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अपना प्यार यूं ही बरकरार रखिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब बात आती है सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस की, तो याद रखिए डिस्पाइट ऑफ वेरियस क्रिटिसिज्म्स, आलोचनाएं तो बहुत हुई हैं, लेकिन फिर भी ये लॉ एकदम भी निठल्ला नहीं है। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें करने में हमारी मदद करता है और साथ ही साथ दिस लॉ इज वेरी वेरी यूजफुल। यहां पर हम पहुंच चुके हैं पेज नंबर 14 पे हमारे टेक्स्ट बुक की, और यहां आपको दिखाऊंगा मैं आज सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि यार वाकई में इसकी जरूरत क्या है और कैसे ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोस्तों, सबसे पहले, इन स्पाइट ऑफ ऑल द क्रिटिसिज्म्स, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज वेरी पॉपुलर and an important law in economics because of its universal application। क्योंकि ये सब पे लागू होता है, क्योंकि यूनिवर्सल इन नेचर है और इसीलिए ये सब पर बेसिकली कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर का ये लॉ होने की वजह से ये सभी पर लागू होता है और कहीं ना कहीं हम इसे डेली रोजमर्रा की लाइफ में महसूस भी करते हैं, इसे हम एक्सपीरियंस भी करते हैं और इसीलिए ये यूजफुल बन जाता है। सबसे पहला ही पॉइंट आपको कहता है दोस्तों, यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर्स, यानी हमारे जैसे आम कंज्यूमर को ये लॉ बहुत काम आ सकता है जानने के लिए कि यार यूटिलिटी कहां ज्यादा मिलती है, कौन से प्रोडक्ट्स में ज्यादा यूटिलिटी मिलती है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का लेवल कब रीच हो जाता है, कब हमें खरीदना बंद कर देना चाहिए। ये सारी बातें समझने में और अच्छे प्रोडक्ट्स के लिए डिसीजन मेकिंग करने में बहुत उपयोगी है ये लॉ, एंड दैट इज व्हाई इट इज यूजफुल टू द कंज्यूमर्स। जी हां दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट यही कहता है, दिस लॉ क्रिएट्स अवेयरनेस अमॉन्ग द कंज्यूमर्स, यानी जागरूक करता है कंज्यूमर को, पता चलता है कि उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है, उन्हें कौन से प्रोडक्ट से ज्यादा यूटिलिटी मिलने वाली है। जी हाँ, टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्सेज, तो जो मर्यादित रिसोर्सेज हैं, जो कम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज का पूरा उपयोग करते हुए कैसे वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने कंजम्पशन को। इट इज नेसेसरी दैट द कंज्यूमर डाइवर्सिफाइज हिज कंजम्पशन, और वो करने में डाइवर्सिफाई मतलब अलग अलग जो चीजें हैं वो कंज्यूम करनी चाहिए और उसी से आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल कर सकते हैं। और ये समझना लॉ ऑफ डीएमयू के जरिए आसान हो जाता है। तो लॉ ऑफ डीएमयू पहला पॉइंट, यूजफुल टू द कंज्यूमर, यूजफुल टू द कंज्यूमर, यूजफुल टू द कंज्यूमर, ताकि वो समझ पाए कि उसके लिए बेहतर क्या है, उसके लिए बेस्ट क्या है। बात करें दोस्तों दूसरे पॉइंट की, तो यहां दूसरा पॉइंट काफी आसान सा है, यूजफुल टू द सरकार, यानी कि गवर्नमेंट। जी हां, सरकार पॉलिसीज बनाती है, योजनाएं बनाती है, और योजनाएं बनाने वाली इन सरकारों के लिए भी कंज्यूमर का बिहेवियर समझना बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी होता है कि कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, हैबिट्स क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, चॉइसेस क्या है, क्या दाम पर वो चीजें खरीदना पसंद करते हैं, कब मार्केट में क्या सिचुएशन है, ये समझना भी गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। और ये लॉ जो है इसमें गवर्नमेंट की मदद करता है ताकि वो अलग अलग पॉलिसीज फ्रेम कर सकें, टैक्सेशन पॉलिसी हो, प्राइस पॉलिसी हो, ऐसी वेरियस पॉलिसीज को फ्रेम करने में ये लॉ उनकी मदद करता है। जी हां, द लॉ इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसीज। क्या याद रखोगे? फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसीज। क्या याद रखोगे? फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसीज, सच एज प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी। ये तीन उदाहरण दिए हैं कि ऐसी पॉलिसीज बनाने में सरकार को ये लॉ मदद करता है और इसीलिए इट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूं दोस्तों दो आसान से पॉइंट आप समझ गए होंगे, यूजफुल टू कंज्यूमर्स, यूजफुल टू द गवर्नमेंट, यूजफुल टू कंज्यूमर्स, यूजफुल
टू द गवर्नमेंट। उम्मीद करता हूं दोनों ही पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। हम पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू। यहां बढ़ते हैं आगे तीसरे पॉइंट की ओर। तो ये तीसरा पॉइंट जो निकल करके आता है वो है बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। जी हाँ, अलग अलग प्रकार की वैल्यूज, ऑपोजिट्स, ये जो वैल्यूज हैं इन्हें समझने में मदद करता है हमारा लॉ ऑफ डीएमयू। जी हां, वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज का यहां पर जिक्र हो रहा है। वैल्यू इन यूज यानी कौन सी वस्तु कितनी ज्यादा उपयोग में आ रही है और उसकी वैल्यू यूज में कितनी है। साथ ही साथ जो वस्तु ज्यादा यूज में आ रही है क्या उसकी वैल्यू एक्सचेंज में यानी रुपयों में है उतनी, ये समझने में आपको ये लॉ मदद करता है। कई चीजें ऐसी होती है दोस्तों जिनका वैल्यू इन यूज बहुत है पर उनका वैल्यू इन एक्सचेंज काफी कम है, जैसे एयर, वाटर, सनशाइन। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं दोस्तों जहां पर आपको फ्रीली भगवान हवा दे रहा है, खाते रहिए। साथ ही साथ आपको पानी काफी सस्ते दरों पर मिल रहा है। इनका यूज बहुत है लेकिन इनका दाम बहुत ही कम है। तो ये वैल्यू इन यूज हुआ ज्यादा, वैल्यू इन एक्सचेंज हुआ कम। वाइस वर्सा अगर बात करें दोस्तों तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनका एक्सचेंज में दाम बहुत है, बहुत महंगा है ससुरा, लेकिन यूज में उतना ज्यादा नहीं है, जैसे गोल्ड, डायमंड्स। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हैं तो बहुत महंगी लेकिन हम रोजमर्रा की लाइफ में तो उन्हें यूज उतना ज्यादा नहीं करते और इसीलिए यहाँ वैल्यू इन यूज कम है लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा। ऐसी अलग अलग वैल्यूज को समझने में लॉ ऑफ डीएमयू मदद करता है। वो हमें यूटिलिटी समझाता है, यूज समझाता है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड paradox of values. It includes goods that have more value in use, underline कर लीजिए, more value in use and zero or less value in exchange. क्या समझाता है? More value in use, less value in exchange. More value in use, less value in exchange. ये आपको दोनों का फर्क समझाता है। such as air, water, sunshine, etc. as well as goods that have more value in exchange and less value in use as gold, diamonds, etc. तो वाइस वर्सा है, कुछ चीजों की वैल्यू एक्सचेंज में ज्यादा है, यूज में कम है, कुछ चीजों की वैल्यू यूज में ज्यादा है, एक्सचेंज में कम है। और यही समझना आपको डीएमयू के जरिए आसान हो जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तीनों पॉइंट्स आप समझ पाए होंगे बड़े ही आसानी से। चलिए बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की ओर। हम पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ और ये आखिरी पॉइंट तो जबरदस्त है। आखिरी पॉइंट जो है यहां पर दोस्तों वो कहता है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जी हां, बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। दोस्तों यहां याद रखिए हमने ऑलरेडी जो फीचर्स ऑफ यूटिलिटी वाला आंसर पढ़ा था उसमें हमने मिसेस भिड़े में बी से सेम पॉइंट पढ़ा था, बेसिस ऑफ डिमांड। जी हां, यूटिलिटी है तो डिमांड है। हम किसी चीज में उपयोगिता देखते हैं, हम देखते हैं कि यार ये चीज मुझे काम आएगी तो हम उसको डिमांड करते हैं, वरना हम ऐसे ही कोई चीज डिमांड नहीं करते। सिक पर्सन डिमांड्स मेडिसिन ओनली बिकॉज ही इज गोइंग टू हैव यूटिलिटी फ्रॉम देम। एक बीमार आदमी तभी ही दवाइयां खरीदेगा जब उसे लगता है कि यार इससे मैं ठीक हो जाऊं, वरना ऐसे ही रोज सुबह उठ के कोई दवाइयां तो खा नहीं लेता है, ले आज कड़वी दवा पी लेता हूं, आज इंजेक्शन लगा लेता हूं, ऐसे तो कोई नहीं करता। कहीं ना कहीं आपको यूटिलिटी दिखाई देती है तभी आप डिमांड करते हैं। और इसीलिए ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डीएमयू, ये भी कहीं ना कहीं बहुत उपयोगी है, डिमांड की बुनियाद क्रिएट करता है। यस, द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डीएमयू। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड राइजेस विद अ फॉल इन प्राइस एंड फॉल्स विद एन इंक्रीज इन प्राइस। ये लाइन अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगले चैप्टर की शुरुआत में भी आप जो है समझने वाले हैं। सॉरी, आपको मैं बता दूं लॉ ऑफ डिमांड के अंदर बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब सस्ता होता है तो लोगों का ये टेंडेंसी है कि वो ज्यादा खरीदते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो, जब सेल लगता है, डिस्काउंट्स लगते हैं, ऑफर्स होते हैं, तो हमारी अनुमान ये एक कॉमन सी टेंडेंसी होती है कि हम ज्यादा खरीदते हैं। सेल्स वाली जगह पे देखना, बहुत भीड़ होगी, ऑफर लगा है, कोई नया सेल लगा है, कोई डिस्काउंट चल रहा है, तो बहुत भीड़ होती है वहां पे। ये नॉर्मल टेंडेंसी है कि व्हेन प्राइसेस आर लेस डिमांड ऑफ गुड्स राइजेस विद अ फॉल इन प्राइस एंड फॉल्स विद एन इंक्रीज इन प्राइस। अगर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम हो जाती है। When a consumer purchases more and more units of a good, its marginal utility steadily declines। यानी जब हम कोई भी वस्तु एक के बाद एक ज्यादा बार बार लगातार खरीदते हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती है। ये लॉ ऑफ डीएमयू में हमने पढ़ा है। Hence he would buy additional units of commodity only at lower price। यानी एक व्यक्ति तभी ही और ज्यादा परचेज करेगा जब उसका प्राइस कम है। और यहीं से शुरुआत हो जाती है लॉ ऑफ डिमांड की, यानी एक कंज्यूमर बिहेवियर से दूसरा कंज्यूमर बिहेवियर यहां पर जोड़ दिया गया है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प करता है लॉ ऑफ डिमांड को क्रिएट करने में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर आपको चारों ही पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। हमने इन 4 पॉइंट्स के जरिए बेहद आसानी से पढ़ लिया है आज
सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू। उम्मीद करता हूं पूरा का पूरा आंसर आप समझ पाए होंगे। यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर्स, यूजफुलनेस टू द गवर्नमेंट, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज, और अभी अभी हमने एक और पॉइंट पढ़ लिया, दैट इज बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो दोस्तों जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।